बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बजट आया, महंगाई का तूफान लाया। सरकारी मुलाजमीन की मौजें, सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर, मुश्किलात कम ना हो सकी। और पहाड़ों के दरमियान शीशे का पुल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आइंदा माली साल के बजट की। तो वजीर खजाना इसहाक डार ने आइंदा माली साल 2023-24 का विफाकी बजट पेश कर दिया है। नए माली साल के बजट का मजमूई हुजम 14,460 अरब और खसारा 6,000 अरब रुपए रखा गया है। तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर। महंगाई की शरह तकरीबन 21% रहेगी। सूद और कर्जों की अदायगी पर 7,303 अरब रुपए खर्च होंगे। FBR मुहासिल का तखमीना 9200 अरब रुपए रखा गया है। तरक्याती मंसूबों के लिए 1,150 अरब रुपए रखे गए हैं। मुल्की दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए 135 अरब और सेहत के लिए 26 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। 850 अरब। कराची में साफ पानी के मंसूबे के लिए 17.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी है। अगले माली साल के बजट को एक इलेक्शन बजट की बजाय एक जिम्मेदाराना बजट के तौर पर तरतीब दिया गया है। पाकिस्तान का जो हमारा कोर एक डेवलपमेंट फंड है, जिससे पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में दोबारा गामजन होगा इंशाल्लाह, 1150 अरब रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस बजट में एलोकेट किया जा रहा है। जनाब 1150 अरब। मुल्क की दफा के लिए इसमें 1804 अरब, सिविल इंतजामिया के लिए 714 अरब, पेंशन की मद के लिए 761 अरब, सिविल एंड मिलिट्री बोथ, बिजली गैस और दीगर शोबाजात के लिए 1074 अरब सब्सिडी के तौर पर रखे जा रहे हैं। ये 135 अरब हायर एजुकेशन पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए ये हुकूमत इस बजट में माली साल 2023-24 के लिए इसने रखे। एक अपने ये जो हमारे कम इनकम के बहन भाई हैं, इनकी हेल्प करने के लिए 450 अरब इसको एलोकेट किए जा रहे हैं। 93 लाख खानदानों को 8,750 पे फी सेमाई के हिसाब से बेनजीर कफालत कैश ट्रांसफर की सहूलत मुयसर होगी, जिसके लिए 346 अरब मुख्तस किए गए हैं। PSDP के लिए 950 अरब रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जाएगी। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग गईं। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए 35%, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 30% इजाफे का ऐलान। पेंशन 17.5% बढ़ाने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 12,000 रुपए मुकर्रर। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपए करने का ऐलान किया गया। EOBI की पेंशन को 8,500 से बढ़ाकर 10,000 किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन एक से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक से जो 16 है 35% और 17 से 22 30%। पेंशनर जो है जितने, उनकी 17.5% फ्लैट। इसी तरह जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जिसको मिनिमम वेज यानी कम उजरत, वो जो 25,000 है उसको बढ़ा के 32,000 रुपए किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, जो एम्प्लॉइज ओल्ड EOBI जो है बेनिफिट जो है, उनकी पेंशन इस वक्त 8,500 रुपए है। और आपको ये मालूम है कि ये गवर्नमेंट का ये फंड नहीं है, इंडिपेंडेंट फंड है और उसका बोर्ड अपना है, वो खुद अपने फैसले करता है। उनसे हमने गुजारिश की है कि वो भी यानी महंगाई को सामने मद्देनजर रखते हुए वो भी इसको अपने बोर्ड को, क्योंकि ऑटोनोमस है, और उसको वो इंक्रीज करें। तो उन्होंने भी हुकूमत को ये कंफर्म किया है, वो अपने लीगल पोर्टल प्रोसेस वो पूरे कर रहे हैं। वो 8,500 EOB है, वो उसको 10,000 किया जा रहा है। बुलेटिन में आगे देखिए, अदादो शुमार का गोरख धंधा। सनत और ज़राअत से वाबस्ता अफराद के लिए खुशखबरी। वज़ीर खजाना इसहाक डार का सनती शोबे पर कोई नया टैक्स लगाने का ऐलान। बोले ज़रई कर्जों की हद 1,800 से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। ज़रई आलात पर टैक्स और ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। दासू हाइड्रो प्लांट से बिजली की तरसील के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस और मोहम्मद डैम की तकमील के लिए 10 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सोलर पैनल और बैटरी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है।
कर्जों की हद को जो इस साल वजीर आजम ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है ज़री कर्जे। अगले माली साल में वजीर आजम ने फैसला किया है कि 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए इनकी इंपोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। इस तरह सैपलिंग्स की दरामद यानी इंपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है कि देही इलाकों में लगाए जाने वाले तमाम एग्रो बेस्ड यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे जिनका सालाना टर्नओवर पहले बहुत थोड़ा था, वो पहले 25 करोड़ था, 80 करोड़ रुपए तक होगा। उनके तमाम टैक्सेस 5 साल के लिए एग्जम्प्ट होंगे। तजवीज है कि आइंदा 3 वर्ष तक किसी नौजवान या नौजवान पर मुश्तमिल एओपी की तरफ से शुरू किए जाने वाले कारोबार से होने वाली आमदनी पर टैक्स की शरह में 50% कमी कर दी जाए। ये रायत इंडिविजुअल या एसोसिएशन और पर्सन की सूरत में 20 लाख रुपए तक और कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। आइंदा माली साल के बजट में टैक्सेस की भरमार, 1300 सीसी से जायद गाड़ियों पर 7% का इजाफा, 650 से 1300 सीसी की गाड़ी पर टैक्स कैप रहेगा। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों पर फी पंखा 2000 रुपए फिक्स यूनिट टैक्स आयद और बैंक से रकम निकालने वाले नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह मजीद बढ़ा दी गई है। 50,000 रुपए निकालने पर 0.6% टैक्स आयद होगा। होटल्स के लिए बिलक में घी, खुर्दनी तेल खरीदने पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है और गैर मुल्की मुलाजमीन रखने वाले अमीर अफराद पर भी टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह पुरानी और इस्तेमाल शुदा 18 सीसी गाड़ियों तक एशियन मेक गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और कस्टम्स को कैप कर दिया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को खत्म किया जा रहा है। फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर वन ऑफ 2 लाख रुपए की रकम जो है हर साल विद होल्डिंग टैक्स के ये चार्ज करने की तजवीज है। इसी तरह जो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लोज हैं वो हमारे लूप होल्स बहुत हैं, एक डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए, तो इनको डिस्करेज करने के लिए जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर हैं उसमें जो शरह का है वो 1% से बढ़ाकर 5, जबकि नॉन फाइलर की 10% होगी। नॉन ATL एक्टिव टैक्स पेयर अफराद की बैंक से जो कैश विड्रॉल पर जो टैक्स है इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इनको कैश विड्रॉल जो होंगी उनके ऊपर 0.6% कैश विड्रॉल होगा। हुकूमत का IT बरामदात बढ़ाने का फैसला, IT शोबे को SME का दर्जा देने का बाकायदा ऐलान। IT बरामदात पर इनकम टैक्स की रियायती शरह 0.25% 3 साल बरकरार रहेगी। IT एक्सपोर्टर्स को $50,000 का हार्डवेयर ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाजत होगी। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया जा रहा है। IT बरामदात को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स पहले ही सिर्फ 0.2% की रियायती शरह लागू है। ये सहूलत अभी खत्म होने जा रही थी। इस सहूलत को 30 जून 2026 तक जारी रखा जाएगा और ये एग्जम्पशन 3 साल के लिए मजीद इसको तौसीह दी जा रही है। IT एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को इजाजत होगी कि वो अपनी बरामदात यानी एक्सपोर्ट की 1% की बराबर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के इंपोर्ट कर सकेंगे। इन दरामदात की हद जो है वो $50,000 सालाना मुकर्रर की गई। बजट में 5 अरब रुपए से ये वेंचर कैपिटल फंड कायम करें ताकि जो नए यंग और यूथ जो इस कारोबार में आए उसको कम से कम कर्जा मिल सके जो अब नहीं मिलता। फ्री लांसर्स के हवाले से पाकिस्तान IT एनेबल्ड सर्विसेज में दुनिया के दूसरे नंबर पर रिकॉग्नाइज हो रहा है। $24,000 तक सालाना की एक्सपोर्ट पर फ्री लांसर को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से एग्जम्प्ट करार दिया जा रहा है। नए माली साल के बजट में टैक्सेस में मजीद इजाफा, आवाम पर लगे टैक्सेस की शरह मजीद बढ़ा दी गई है। आइंदा माली साल के लिए हुकूमत का FBR मुहासिल का तखमीना 9,200 अरब और टैक्सेस के हुसूल का टारगेट गुज़श्ता साल के मुकाबले 23% से जायद है, जिसमें सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपए होगा। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने टैक्सेस की तफसीलात से आगाह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइंदा बजट में 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद किए जाएंगे। 175 अरब रुपए के बराबर के बराह रास्त टैक्स लगाए जाएंगे। बैंकों से कैश रकूम निकलवाने पर नॉन फाइल्स पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा।
FBR का जो टारगेट फिक्स हुआ हुआ है वो 28% ग्रोथ पे हुआ हुआ है 9,200 पे, तो देयर इज अ गैप ऑफ 200 बिलियन जिसको हमें फिल करना है ऑन कैश विड्रॉल। और ये सिर्फ नॉन फाइलर या नॉन ATL पर्सन के ऊपर अप्लाई करता था कि अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.6% एडवांस टैक्स आपका विदहोल्ड हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि जी इसको 1300 से 1800 सीसी जो है उसको अनकैप कर दें, लेकिन 1300 से जो नीचे गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, वो कैप्ड ही रहेंगी। टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स गुड है और टियर 1 में इंटीग्रेटेड हैं। इनको रिड्यूस्ड सेल्स टैक्स का रेट दिया गया था 12%। सो हमने इसको 12% से 15% किया है ताकि इस डिफरेंशियल को कम किया जाए। ताजर बरादरी ने बजट को फेल करार दे दिया है। कहा है कि मुल्क में सिर्फ गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। हमें कहा जा रहा है कि 10 रुपए कमाकर 100 रुपए टैक्स दो। ये हम कैसे करें? स्मगलिंग और डॉलर के इजाफे को कंट्रोल किया जाए। स्मगलिंग रोकने से टैक्स में इजाफा मुमकिन है। डॉलर ओपन मार्केट से स्मगल किया जा रहा है। पाकिस्तान का जो रिपोर्ट कार्ड है जो कल इकोनॉमिक सर्वे के सूरत में हमने देखा, उसमें सारी चीजें F हैं। सारी जगहों पे हमने F ग्रेड हासिल किया है, हर जगह पे हम फेल हुए हैं। सिर्फ एक चीज उसमें जो है वो अच्छी नजर आई है इकोनॉमिक सर्वे में, मुल्क में गधे बढ़ गए हैं। टोटल नंबर्स एक्चुअली जिस तरह से 93 अरब का एक रेवेन्यू का टारगेट रखा गया है और उसमें इम्पोर्ट्स ऑलरेडी कंस्ट्रेंट हैं, फिजिकल डेफिसिट भी है हमारे पास और हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी डिफरेंस है। तो ये टोटल अचीव किस तरह से होगा, ये एक हमारे समझने की जरूरत है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू को जोड़ने के बाद इतने पैसे भी नहीं है कि हुकूमत जो है कर्जों की अदायगी के मद में 7,300 अदा कर सके। मैं बतौर सिर्फ यही कंक्लूड कर सकता हूँ कि बजट तो खुद बनाना एक चैलेंज था, मगर बजट बनने के बाद एक और बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। देखिए 9,200 का टोटल कलेक्शन है और उसमें से 7,000 इन्होंने इंटरेस्ट पे कर देना है, तो इनके पास कोई इतना बड़ा गैप नहीं बचता। मैं ये समझता हूँ उनके पास इतने पैसे ही नहीं है जितने इन्होंने एक्सपेंडिचर और रियायत और ये सब चीज़ें की हैं। 7,300 तो इनका कर्जा। विफाकी बजट पर अरकान पार्लियामेंट का अदब इत्मीनान का इजहार। मेंबर्स पार्लियामेंट की अक्सरियत ने बजट में मजीद बेहतरी की तरफ दे दी है। कहा कि कोशिश की जाए तो बजट मजीद बेहतर हो सकता है। ये कि आपने तजावीज़ क्या रखी, क्या मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं आप, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, क्या बैंक रेट आप कम कर रहे हैं कि जिससे हमारी जो सनतें हैं वो चलें। अब तो पोजीशन ये आ रही है इस बैंक रेट की वजह से कि बैंकों से पैसा लेने को कोई तैयार नहीं। भाई इन हालात में इससे बेहतर बजट कहाँ से आ सकता है? इतना ही बेहतर है और हमारा ज्यादातर फोकस डेवलपमेंट पे है। इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई भी ज़्यादा है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि 1 से लेके 17 तक जो एक स्लैब है, 17 से 22 तक दूसरा स्लैब है, उस दोनों में रिलीफ हमने देनी है। अगर 15 या 20 रुपए डॉलर अभी बढ़ जाए तो ये सारे बजट जो उन्होंने इतने इदाद शुमार की एक बिल्डिंग बनाई हुई है वो ज़मीन बोझ हो जाएगी, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये भी पता, हालांकि जो मैशियत हमारी है या जैसे मुल्क चल रहा है, ये बजट पेश करना बड़ी बात। आपको बताएं कि महंगाई ने इंतहाई मुश्किल कर दिया है गुजारा। बजट में बच्चों के लिए भी है खसारा। दूध, चॉकलेट्स, टॉफीज, बिस्किट सब महंगा कर दिया। बच्चों का वज़ीर खजाना से शिकवा, क्या कहा आप भी जानिए। डॉक्टर साहब, आपके साथ कोई हमारी दुश्मनी थी कि आपने अपने बजट के लिए हमारे लिए चॉकलेट और दूध भी महंगा कर दिया? अब हम ये सब चीज़ें कहाँ से लेंगे? सब आप तो बाहर से ही थे, पाकिस्तान आके आपने इतनी महंगाई कर दिया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों का चॉकलेट, बच्चों के दूध इतने महंगे कर दिया, अब हम कहाँ से लें? डॉक्टर साहब, कोई शर्म कोई हिया होती है? आप लोगों की इतनी शर्म भी नहीं आई है? बजट में हम बच्चों की चॉकलेट भी महंगी कर दी, दूध भी महंगा कर दिया, आपने वो भी महंगा कर दिया। कम से कम बच्चों का हिया रखता बंदा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि PTM हुकूमत ने एक साल में कर्ज 15.6 खरब तक बढ़ा दिया है। टैक्स वसूली के हदफ में भी नाकामी हुई है और PTM हुकूमत के पहले 9 माह में कर्जे जो है वो 500 अरब तक बढ़ गए हैं। PTI हुकूमत ने टैक्स वसूली को रिकॉर्ड 6.1 की सतह तक पहुंचा दिया है और मौजूदा हुकूमत ने मुआशी शरह नमू का 3% तक गिरा दिया है। स्टेट बैंक के ज़खायर एक माह की दरामदात के लिए भी काफ़ी नहीं है। असद उमर ने कहा कि मुल्क की GDP गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1.1% जो है वो नीचे आई है और ये 1971 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। हमाद अजहर कहते हैं कि इसहाक डार के बताए गए तमाम अहदाफ मसनूई हैं। मुआशी तरक्की, टैक्स कलेक्शन, दरामदात और तरसीलात ज़र के हदफ सिर्फ बजट बैलेंस करने के लिए लिखे गए हैं। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई कम करने का या डूबती मईशत को बचाने का भी मंसूबा बयान कर दिया और बजट में
अरब डॉलर्स बैरूनी कर्जों का हदफ है। यह हदफ IMF के बगैर मुमकिन नहीं है। IMF की तमाम शराइत माननी है। अब कोई ऐसी चीज नहीं जो मुआहिदे में रुकावट बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़ विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि IMF की मंजूरी से बजट तैयार किया गया, शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है IMF से रमावा मामला तह पा जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा इम्तहान था वो IMF के साथ जो मुआहिदा पिछली हुकूमत ने किया था उसको मुकम्मल तौर पर बड़ी मुश्किल से हमने IMF के साथ वो मामला तय किए। अब हम दोबारा IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है, उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी। IMF के उन्होंने मेहरबानी की, वर्बल कमिटमेंट दी, के नतीजे में हमने वो स्टेप्स भी हमने उठा लिए। लिहाजा कोई ऐसी चीज बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। मईशत का पहिया जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। किसी भी मुल्क के अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो वहाँ पर मईशत तरक्की तो दूर की बात है, तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान इंतहाई खराब मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मुआशी बदहाली और महंगाई का जिम्मेदार PTI हुकूमत को करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत ने सियासी मुफादात को तरजीह दी, मईशत को नुकसान पहुंचाया। गुज़श्ता हुकूमत ने नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने का काम किया। आज पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। मैं इंतहाई वसूख से कहना चाहूँगा कि आज की खराब मुआशी सूरत हाल की असल जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। मौजूदा हालात पिछली हुकूमत की मुआशी बद इंतजामी, बदउनवानी, अनाथ परस्ती और अकबा परवरी का शाखसाना है। ये इक़दामात नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने के मुतरादिफ था। ऐसे मुश्किल मुआशी फैसले किए गए और किए जा रहे हैं जिनकी वजह से इन मुल्क दुश्मन लोगों के अज़ाइम पूरे नहीं हो पा रहे और खुदाए बुजुर्ग बरतर ने न सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया बल्कि उन साजिशी अनासर को अवाम के सामने बेनकाब भी कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली दफा दिफाई तनसीबात को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर अपनी नाकाम हरकतों की वजह से खुद ही बेनकाब हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, ये गिरोह किसी सूरत भी नरमी और रहम दिली के हकदार नहीं। ऐसे तमाम अनासर को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक सख्त से सख्त सजाएं दी जानी चाहिए। अहम खबर देंगे आपको कि जिन्ना हाउस के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई है। लाहौर के रिहायशी आशिक खान का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया है। आशिक खान ने वीडियो में 9 मई को हमला करने का एतराफ़ कर लिया है। आशिक खान ने तोड़ फोड़ के दौरान फौज मुखालफत नारे भी लगाए। शरपसंद आशिक खान ने हमलों के दौरान लोगों को उकसाया। पाक फौज के खिलाफ हमारी जहन साजी की जाती रही। आशिक खान का ये बयान सामने आया है। हमारे जहन में फौज से नफरत को उभारा जाता रहा। आशिक खान की जानिब से यह भी कहा गया, मजीद कहा कि हमारे जहनों को फौज से नफरत की तरफ मोड़ा गया है। तो आशिक खान का एक बड़ा बयान सामने आया है जो कि जिन्ना हाउस के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस रहा है। उसकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आप भी जानिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने PDM हुकूमत का पेश करदा बजट मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि हुकूमत ने बजट में ओवरसीज के लिए जो सहूलतें दी हैं वो सिर्फ लॉलीपॉप हैं। इस बजट में गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हुकूमत चाहती तो अपनी अयाशियां कम करके आवाम को मजीद रिलीफ दे सकती थी। इस बजट में फिलहाल हमें ऐसी कोई चीज़ जो हमें नज़र नहीं आई और ना ही हम ये कह सकते हैं कि यह बजट आवाम दोस्त बजट था, बल्कि इस बजट में मजीद जो मजलूम है, जो गरीब है, उनको महंगाई की चक्की में जो है वो डाला गया है। इस वक्त जो बजट पेश किया गया है वो मेरे ख्याल में एक लॉलीपॉप है जिसमें गरीबी आवाम जो है उस पर ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। जो बजट पेश किया गया है उसमें जो ओवरसीज के हवाले से जो इस मौजूदा गवर्नमेंट ने सहूलतें दी हैं, मेरे ख्याल में वो ओवरसीज के लिए एक लॉलीपॉप है। ये बिल्कुल बजट फजूल है। पाकिस्तान ओवरसीज जो हम इसको नामंजूर करते हैं और हमारे लिए ओवरसीज पाकिस्तानी जो जिन्होंने पिछले साल $5 अरब पाकिस्तान में भेजा था उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। इसमें पाकिस्तानी मईशत जो है वो इस वक्त कमजोर तरीन सतह पे है और जिस तरह हुकूमत ने कोशिश की है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को डायमंड कार्ड के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। विफाकी बजट पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन मुआशी माहिरीन, मारूफ कारोबारी शख्सियात बोल के प्लेटफॉर्म पर आईं और अपनी राय से आगाह किया।
کیا مہنگا ہوگا، کیا سستا، اعداد و شمار، حقائق یا فسانہ؟ بجٹ پر خصوصی ٹرانسمیشن میں معاشی ماہرین نے تجزیہ کیا۔ عابد قیوم سلیحری نے پیش گوئی کی کہ یہ بجٹ حتمی نہیں۔ اگر انہی جماعتوں کو دوبارہ سے آنا ہے الیکشن کے بعد تو پھر وہ IMF کو ناراض نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ IMF کے ساتھ پہلا جو کام ہوگا الیکشن کے بعد وہ IMF کے ساتھ ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث نے بول سے خصوصی گفتگو میں کہا IMF کے پروگرام میں شامل ہیں، عوام کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور جس حد تک ہم اپنے اسپیشل اکنامک لوگوں کو، کسانوں کو، اسٹوڈنٹس کو اور عام آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں وہ دیں گے۔ ٹیکس ایکسپرٹ ذیشان مرچنٹ نے کہا تمام شعبوں میں تنزلی رہی، کہا سیاسی بحران معاشی بحران کا سبب بنا، ہمیں شرح سود کم کرنی ہوگی۔ یہ بہت انفارچونیٹ پوزیشن ہے کہ ہم 6.1 کی گروتھ سے 0.29% کی گروتھ پہ آئے ہیں۔ ماہر معیشت ظفر موتی والا نے کہا موجودہ معاشی حالت کے سبب بجٹ سے ریلیف کی توقع نہ کی جائے۔ ریلیف کا نام اس بجٹ میں آپ لے ہی نہیں، کیونکہ ریلیف کوئی اینگل سے نہیں ملے گا۔ زبیر موتی والا کی رائے میں IMF کو پاکستان کی مدد کرنا چاہیے، یہ بجٹ کافی مشکل ہوگا۔ معاشی حالات جو ہیں اس میں کوئی ایسی کوئی ابتری نہیں آئی ہے، آپ دیکھیں اس میں ہم نے کوئی ایسے کوئی کارنامے نہیں کیے، تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے ابھی اس وقت تو کوئی ایسے حالات نہیں ہیں نہ کوئی ہم اس کو پورا کر سکیں۔ چیئرمین آبار حسن بخشی کہتے ہیں حکومت بدلتے ہی پالیسیز بدل گئیں، موجودہ حکومت نے تعمیرات کے شعبے کو ترجیح نہیں دی، اب عام آدمی کے لیے مکان خریدنا ممکن نہیں رہا۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد ہے، دیکھیں تکلیفیں اپنی جگہ سب کو ہیں، ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ایک پالیسی بنانی پڑے گی جو 10 سے 20 سال تک چلے۔ اہم قومی معاملات اور اہم ایشوز پر آواز اٹھانے کا سلسلہ بول آئندہ بھی جاری رکھے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کا 22 کھرب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صوبائی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ تنخواہوں میں 20% اور پینشن میں 17% اضافے کا امکان ہے۔ صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 697 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ کراچی کے منصوبوں کے لیے 100 ارب سے زائد کی رقم رکھی جائے گی۔ امن و امان کے لیے 160 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم کے لیے 353 ارب، محکمہ صحت کے لیے منصوبوں کے لیے 44 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز موجود ہے۔ سبسڈی گرانٹ اور قرضوں کے لیے 344 ارب روپے رکھنے کا تخمینہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ آئندہ برس قوم سے 9200 ارب روپے سے زائد ٹیکس لے کر 7303 ارب روپے سود کی مد میں ادا کیے جائیں گے۔ 14.46 ٹریلین کے مجموعی بجٹ کا 55% سودی قرضوں میں چلا جائے گا۔ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں آئندہ مالی سال سودی قرضوں میں 85% اضافہ ہوگا۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں PDM حکومت کا موازنہ PTI حکومت سے کیا۔ اپنی کارکردگی اور ترقی کا موازنہ خطے کے دوسرے ممالک سے کریں۔ حکمران اشرافیہ نے مل کر معیشت کو تباہ کیا اور ملک کو سودی قرضوں کے جال میں پھنسایا۔ نئے بجٹ میں مزید ٹیکسز کی بھرمار، عوام کا شدید غم و غصے کا اظہار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں، مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ دی ہے، حکومت نے غریب کے لیے کچھ اچھا نہیں کیا، آمدن بڑھتی نہیں، اشیاء کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو غریبوں کا بجٹ ہی نہیں، امیروں کے لیے آیا ہے۔ پاکستان میں بجلی مہنگی، بجلی کے بعد ریڈیشن مارے جا رہے ہیں، یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ غریب کی کیا تنخواہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے، اتنا ٹیکس لگا ہوا ہے، اتنی مانگیں لگی، غریبوں کے لیے کچھ بٹے میں رکھا ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے حکمرانوں کو کہ کبھی وہ غریب کا بھی سوچ لیں، اپنے مفادات کے لیے یہ سب ایک ہے۔ جی بالکل، حکومت نے جو بجٹ اناؤنس کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو میک اپ ہے اسپیشلی اور جو بچوں کا خشک دودھ ہے، چاکلیٹس ہے، اس کے ریٹس میں کافی اضافہ آ گیا۔ ان سب پہ پرائسز بڑھ گئی ہیں، اور اگر گورنمنٹ نے نہیں بھی بڑھائی تو باقی چیزوں کے پرائسز دیکھ کے باقی لوگوں نے اپنی خود ہی پرائسز بڑھا دی ہیں۔ سمندری طوفان بنار جوئے نے مزید شدت اختیار کر لی ہے اور سمت تبدیل ہو کر شمال مشرق کی طرف ہو گئی ہے۔ سمندری طوفان کراچی سے 1000 کلومیٹر دور ہے۔ کمشنر کراچی نے 11 جون سے طوفان کے اثرات مکمل ختم ہونے تک سمندر میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ نے تمام اداروں کو 12 سے 14 جون تک الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ اور مکران کے ساحلی علاقے میں 13 سے 14 جون کو تیز ہوائیں اور بارش بھی متوقع ہے۔ MQM پاکستان کے وفد نے کنوینر اور ممبر قومی اسمبلی خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں چودھری شجاعت حسین کے گھر پر ان سے ملاقات کی ہے۔ سربراہ مسلم لیگ کاف کی خیریت دریافت کی ہے۔ ملاقات میں جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ پنجاب
चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मिसाक मईशत पर सियासी जमातों को इकट्ठा होने की बजाय आवाम को एक पेज पर होना चाहिए। गुज़िश्ता 5 साल से कराची की आबादी को 2% बढ़ाया गया है। जागीरदाराना जमहूरियत असल जमहूरियत की राह में रुकावट है। उधर शहर कायद में डकैतों का राज। AVLC गडाफ डिवीजन की कार्रवाई। स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया गया। डकैत की शनाख्त यासिर बंगाली के नाम से हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। डिफेंस में भी डकैत और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। फायरिंग के तबादले में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कोरंगी पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है। गिरफ्तार होने वाले डकैत की शनाख्त सुलमान के नाम से हुई है। उधर शेरशाह पुलिस की गुलबाई के करीब कार्रवाई। खातून मनशियात फरोश मुलजिमा गिरफ्तार। और गुलशन इकबाल में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। 30 साला नौजवान शदीद जख्मी। नाजिमाबाद में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर अंधी गोली लगने से एक खातून और मर्द जख्मी हो गए। शनाख्त लाइबा और रमजान के नाम से हुई। आगे बढ़ें और खबर दें आपको कि सिख बरादरी के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द की 9 मई के अफसोस वाक़यात की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। सिख बरादरी के वफ्द के शोहदा और पाक फौज से इजहार यकजहती और सिख बरादरी की तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। जिन्ना हाउस पर धावा बोलने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते, वफ्द की जानिब से ये कहा गया। और पाक फौज ने सब्र और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया है। सिख बरादरी की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी जानिए। हाउस लाहौर के जो है हमने विज़िट्स किया। इंतहाई दुख हुआ कि जब हमने यहाँ पे विज़िट्स किया, जो यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीरें थी और कुछ और तस्वीरों को और ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व रखा था। और 9 मई को जो ये वाक़या हुआ, हम जितना भी इनका मज़म्मत करें वो कम है। यहाँ पे आके विज़िट करने में हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे मस्जिद को भी शहीद किया गया। जितना भी मज़म्मत की जाए वो कम है और हर वो कौम मिट जाती है कि जो अपने तारीख़ और विरसे को मिटाने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में ये हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और इन पाक आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उस दिन इनको शूट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपना पाकिस्तानी सिटीजन समझ के उन पर गोलियाँ नहीं चलाई। हम ये चाहते हैं कि इसको जो है फौरी तौर पर सही सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि नेक्स्ट टाइम ये अपने तारीख़ को, अपने विरसे को इस किस्म की जो है नुकसान ना पहुँचाए। 9 मई को जो वाक़या पेश हुआ, आज उसका 1 महीना हो गया। जो इस मिशन में मुलव्वस थे, जो अफराद या जो पकड़े गए हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा से जो लोग हैं वो दोबारा ये कोशिश ना करें। और मर्दान के ताजरों का 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। शोहदा की यादगारों और पंजाब रेजिमेंट सेंटर को नुकसान पहुंचाया है। ताजरों की जानिब से कहा गया 9 मई को शरपसंदों के हमले की वजह से दुकानें बंद करना पड़ी। ताजरों की जानिब से ये भी कहा गया, मजीद कहा कि बेदर्दी से कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की यादगार को नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई यौम सियाह है। शोहदा के मुजस्मा और फौजी इमलाक पर हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। ताजर बरादरी के जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी जानिए। इसका हम बहुत मज़म्मत करते हैं क्योंकि ये सारे लोग इधर इकट्ठे हुए थे, ये रोड बंद था, इधर शेलिंग भी हुआ था, इधर हमारा नुकसान भी वैसे भी हुआ है, दुकानें सारे बंद था। और ये लोग जो था, ये जुलूस जो था, इसमें ये कर्नल शेर खान मजसमी को भी नुकसान पहुँचा है। वो हमारे शहदा है, हमें इसकी बहुत मज़म्मत करते हैं। और बाकी ये लोग जो है उन्होंने पंजाब सेंटर को भी नहीं छोड़ा, उनको भी ये लोगों ने नुकसान पहुँचाया। जो वाक़या पेश आया तो हमने उसी दिन अपनी दुकानें भी बंद की थी ताकि हमारे दुकानों को नुकसान न पहुँचे। और वो एहतजाज करने वाले फिर मर्दान चोरी ने तोड़ दिया, शेर खान के मुजस्समों को नुकसान पहुँचाया। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। हम एक दिन था, एक सियाह तरीन दिन था और खुद अल्फाज में मज़म्मत करते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये लोग सरकारी अमला को एक नुकसान पहुँचाएंगे। जैसे पंजाब सेंटर में जो तोड़ फोड़ की है और इस तरह कर्नल शेर खान का जो है। हम खबर दें आपको, पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिबा और तालिबात का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर ने तालिबा और तालिबात की वफ्द की सरबराही की है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वफ्द की सानिहा 9 मई के वाक़यात की मुसम्मत। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। तालिबा की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। मजीद कहा कि मुल्क दुश्मनों की घिनौनी हरकत की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। वाक़े में मुलव्विस, शरपसंद और मास्टर माइंड्स के खिलाफ सजा होनी चाहिए। तोड़ फोड़ में मुलव्विस अनासिर को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तालिबा और तालिबात की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी जानिए।
لوگ ان میں جو ہے نا وہ انوالو ہیں ان کو جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر ہمارے ملک میں ایسے بہت سے شرپسند عناصر ہیں جو ہمارے ملک کی اور ہماری فوج کی بقا پر جو ہے وہ ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں اس کی جو ہے بھرپور مذمت کرنی چاہیے، اور بطور سویلین ہمیں اپنے ملک کی عزت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اپنے ملک کی، اپنے آبا کی یادگاروں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے پورا جناح ہاؤس وزٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ جہاں پر جو تاریخی چیزیں تھیں ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا گیا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت سے کہ جو بھی لوگ ان میں جو ہے نا وہ انوالو ہیں ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ And standing here, I see that every single thing they told us has in fact been true. I see all around me the rubble, the ash, the destruction of our national heritage, the destruction of property. I couldn't bring myself to believe that a mosque had been destroyed. I couldn't believe that our own people were capable of doing something like this, because no matter what you do, no matter what you protest, our national heritage is very important to us as it is to every single nation, every single country. Pakistan Zindabad! Pak Fauj Zindabad! Pak Fauj! خبر شامل کریں شہداء کے غم زدہ اہل خانہ کا 9 مئی کے شرپسندوں کو سزا کا مطالبہ۔ سانحہ 9 مئی کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ اہلیہ حوالدار شعیب علی شہید اور شہداء کی چھوٹی سی چیز کو نیچے گرنے نہیں دیتے۔ اہلیہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، مزید کہا کہ شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اہلیہ حوالدار شعیب شہید کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، آپ بھی جانیے۔ شہادت 9 مئی کا جو ثانیہ پیش آیا، اس میں اس کا ہمیں بہت زیادہ دکھ تھا۔ ہم اپنے شہداء کی چھوٹی سی چیز کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اور ہمارے شہداء کی تصویریں، آرمی کی، یہ ساری چیزوں کو اس قدر پامال کیا گیا۔ ان شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ہم آرمی کے شکر گزار ہیں۔ میرے بابا نے سیاچن گلیشیئر پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے شہادت نوش کی۔ یہ میرے لیے فخر کا باعث ہے، لیکن دکھ تو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ شہادت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں۔ ثانیہ 9 مئی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا وہ ایک بہت دل سوز واقعہ تھا۔ آج اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اب ہم یہاں سکون سے راتوں کو سوتے ہیں۔ میں اپنے لیڈرز کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کی جو بھی سیاسی اور جو بھی آپ کے جو بھی کرائسس ہیں، جو بھی آپ کا سب کچھ ہے، وہ آپ اپنے تک رکھیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہم نے اپنا خون دیا ہے، یہاں پہ ہمارے لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اس مٹی کو زرخیز کیا اپنے خونوں سے، تو پلیز اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس ملک کے ساتھ اتنا ایسا نہ کریں۔ یہ ہم سب اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ بول نیوز ہیڈ کوارٹر۔ بجٹ 2023، وعدوں سے ارادوں تک کا سفر، اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں۔ سرکاری ملازم، مزدور یا ہو کاروباری، ٹکٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر۔ کیا ہو پائے گی بچت؟ ملے گا ریلیف؟ جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں، صرف بول پہ۔ عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی۔ بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم، جو کیس کی بیس تک جا پہنچے۔ پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس۔ کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ، صرف بول پہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔